अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ हो चुका है और मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला और कराची में होने वाले जलसों में पीडीएम ने महंगाई, करप्शन, बैड गवर्नेंस, धांधली और वज़ीर आज़म की हालिया तकरीर पर खुलकर तनकीद की। जबकि गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाले जलसे के बाद आज सुबह नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के एक मकामी होटल से सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार होने के 11 घंटों बाद ही अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत पर रिहा भी कर दिया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये गिरफ्तारी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के तक़द्दुस को पामाल करने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद अमल में लाई गई। ये पुलिस ने कहा, ये पुलिस का मौक़िफ़ था। कराची के इलाके ज़िला शर्की के पुलिस थाना ब्रिगेड में वकास अहमद नामी शख्स की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में मरियम नवाज समेत उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और दीगर 200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया था। इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा कायदे आज़म मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971 की दफ़ा 6, 8 और 10 की ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 506 बी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में मुद्दई ने दावा किया था कि कैप्टन सफदर और उनके 200 साथियों ने मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल किया है, कब्र की बेहुरमती की, जान से मारने की धमकियां दी और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ की। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक मरियम नवाज ने पीडीएम रहनुमाओं के साथ मिलकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शिरकत की और ना ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज का कहना था कि आज सुबह फजर के बाद 6 बजे के बाद किसी ने ज़ोर ज़ोर से होटल में उनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। जब सफदर ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बात की, जिस पर सफदर ने उन्हें कहा कि वो कपड़े तब्दील करके चलने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज का कहना था कि अभी सफदर कपड़े तब्दील ही कर रहे थे कि पुलिस ज़बरदस्ती हिफाजती लॉक तोड़कर अंदर आ गई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का भी फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो इस वाक़े पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि कायद के मज़ार पर अगर किसी ने बानी पाकिस्तान के ही कवायद कहे तो इससे किसी की बेहुरमती नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से, मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारों से किसको डर लगता है। नवाज शरीफ ने और पीडीएम ने जो सवालात उठाए हैं, क्या इनका जवाब यही है कि गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं? मरियम नवाज ने एक दावा किया कि आला तरीन सतह से कैप्टन सफदर को धमकियां आ रही थीं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तफसीलात के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स शेयर की, जरा ही सुनिए। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा। सूबाई हुकूमत सिंध की वो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि वज़ीर आला को बेखबर रखा गया है और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अपने घर में उनके खिलाफ कोई भी इक़दाम करने से इनकार किया तो उनको अगवा किया गया और यहाँ मुक़्तदर क़ुव्वतों के दफ्तर में उनको 4 घंटे या रिमांड रखकर जबरदस्ती उनसे एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूँगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर है इनके ऊपर साइन करें। तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करते हैं, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे जबरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया आप गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा है। सिंध हुकूमत ने तो इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कमेटी के मेंबरान का ऐलान नहीं हुआ। जबकि सिंध पुलिस ने इस वाक़े पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए बयान जारी किया है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। कैप्टन सफदर के मामले पर तफ्तीश गैर जानिबदार और मेरिट पर होगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर सिंध पुलिस ने इस ट्वीट को तकरीबन आधे घंटे बाद ही डिलीट कर दिया। जबकि मरियम नवाज ने सारे वाक़े में सिंध हुकूमत को क्लीन चिट देते हुए क्या कहा, ज़रा सुनिए। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं,
हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया, और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो। जबकि मौलाना फजलुर रहमान इस वाक़े को पीडीएम इत्तेहाद के खिलाफ एक साजिश करार दे रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक साजिश के तहत सुबह सिंध के कराची में ये हरकत की गई कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इस तरह पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी किस्म की मसलहत को रवा नहीं रखा गया हमारी तरफ से। जिन लोगों का ख्याल था कि वो इस तरीके से पीडीएम में तकसीम पैदा कर लेंगे, आज की इस नशिस्त ने और उनकी मौजूदगी ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है। ये हमारे ऊपर हमला है, पूरे पीडीएम के ऊपर हमला है, ये हमारी हुर्मत के ऊपर हमला है और हम अपनी हुर्मत का दिफा करना फिर जानते हैं। इस सारे वाक़े पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, जरा ये भी सुनिए। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मसले पर नहायत ही दुखी है। शायद हम ये समझते हैं कि मजम्मत का लफ्ज़ जो है वो हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ मिनिस्टर को लाइल्म रखा गया, हमारी हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं थी। इनके दिन गिने जा चुके हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मुकम्मल इंक्वायरी होगी और वो फिर सारे मामलात जो हैं वो कौम के सामने रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है और पार्टी जो है इसके ऊपर फिर अपना रिएक्शन। अब इस सारी एपिसोड के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के बयानिए का जो बोझ है शायद ये उठाने को तैयार नहीं, और शायद इसीलिए नवाज शरीफ को कल जो कराची का जलसा था उसमें खिताब करने की दावत नहीं दी गई। मगर आज मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर खलाई मखलूक का जिक्र करते हुए क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक आप बन गए हैं तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। मरियम नवाज के ख्यालात नाज़रीन अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म अब वाज़ेह अल्फाज में ये बता चुके हैं कि अब अपोजिशन को एक नया इमरान खान मिलेगा। सुनिए ज़रा वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए क्या कहा था। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी किसने की, किसके कहने पर की। सवाल ये भी अहम है कि क्या सिंध हुकूमत की इस गिरफ्तारी से जो लाताल्लुकी है क्या इसको तस्लीम किया जा सकता है। सवाल तो ये भी अहम है कि इस गिरफ्तारी से आखिर फ़ायदा किसको हुआ। सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद क्यों नहीं थे, क्यों उनकी जानिब से कोई मज़म्मती ट्वीट सामने नहीं आया। जबकि सबसे अहम सवाल ये भी है कि अगर बिलावल और सिंध हुकूमत इस सारे वाक़े पर शर्मिंदा हैं तो फिर प्रोसिक्यूटर सिंध ने अदालत में कैप्टन सफदर की ज़मानत की मुखालिफत क्यों की। बड़े अहम सवालात हैं, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून एक क्लीन चिट दे रही है सिंध हुकूमत को कि जो गिरफ्तारी है विफाक पर जिम्मेदारी डाली जा रही है, कहा जा रहा है विफाक की माँ पर हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन एक और कन्फ्यूजन है। मौलाना बात करते हैं तो कहते हैं कि दरवाज़ा जो है वो रेंजर्स ने तोड़ा, मरियम नवाज़ कहती है नहीं जी सिंध पुलिस ने तोड़ा। एक कन्फ्यूजन तो यहीं से शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि कराची में अगर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई है तो सिंध पुलिस ने किया है ना, और सिंध पुलिस कोई विफाक के ज़िम्मे तो नहीं है, विफाक के अंडर तो नहीं है, तो विफाक को इस सारे मामले में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? देखें, वफाक जो है या जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है इस मामले में। कैसे? कल इन्होंने जब ये वाक़या हुआ तो एक तो उन्होंने पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया। इनके जो वो किराए के तर्जमान हैं उन्होंने जनाब शोर डालना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने थाने का घेराव करवाया, वहाँ पे एहतजाज करवाया। तो इन्होंने सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद जो है ये चीज़ें करवाई हैं
और सिंध गवर्नमेंट का जो बयानिया है कि पुलिस को मैनेज करके मजबूर करके आईजीपी को ये सारा अमल जो है वो करवाया गया, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। आईजी साहब इतने कमजोर हैं, सिंध पुलिस इतनी कमजोर है, उन्हें तो घर बैठ जाना चाहिए। नहीं तो इसी वजह से तो बेड़ा गर्क हुआ है इस मुल्क का, यानी इसी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। और यही निशानदेही जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की थी कि हमें इस जो है अपनी बीमारी का, अपनी इस कमजोरी का इलाज करना चाहिए। अगर हम बाइज्जत मकाम अपने मुल्क को दिलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज तो कल लोगों को समझ आ गई है सिंध पुलिस को जो है ना विफाक चला रहा है, क्या होती है, ये कह रहे हैं आप। यानी ये कठपुतली चला रहे हैं और साथ कठपुतली को जो चला रहे हैं वो साथ चला रहे हैं। ये सारा जो गंद डला हुआ है तो इसमें आप किसी चीज को सिंगल आउट तो नहीं कर सकते। बहुत बड़ी कमजोरी है राणा साहब कि उनकी पुलिस को कैसे विफाक चला सकता है। नहीं, बिल्कुल कमजोरी नहीं, चला रहा है। और सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा शानदार और बड़ा जुर्रतमंदाना उन्होंने जो है वो इकदाम उठाया है और वो ब्लैकमेल नहीं हुए और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इस मामले से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। उनके वजीरों ने कहा है ट्वीट्स करके कि जो कुछ वहां हुआ मज़ार कायद पर नहीं होना चाहिए था, मजम्मत उन्होंने भी की है। तो ठीक है, नहीं बात यह है कि मज़ार कायद पे जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो आप आइन के आर्टिकल 14 के खिलाफ जाके तो आप एक इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं, आप प्राइवेसी जो है उसको मजरूह करते हैं। ये बिल्कुल गलत आप बेडरूम के दरवाजे तोड़ के दाखिल होते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। हाँ, तो बस फिर यही बात है ना। तो अच्छा, तो अगर सिंध हुकूमत के नज़दीक पुलिस ने गलत किया है, नहीं होना चाहिए था, वो जिस तरह कंडेम कर रहे हैं, तो फिर तो इनको पुलिस की कार्रवाई अगर गलत है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उन्हें। एक आईजी आपका अपना, पुलिस कहती है कि जी पुलिस कहती है कि नहीं, आईजी उनका अपना नहीं है ना, आईजी तो वफाकी हुकूमत का है। तो किसके तहत, इसीलिए तो ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आईजी जो है ना डायरेक्शन सारी वहां से ले रहा है, इस्लामाबाद से ले रहा है, जो भी सिंध में कार्रवाइयां होती हैं। अच्छा, बिल्कुल आईजी की तैनाती जो है वो वफाकी हुकूमत करती है। ये लॉ चेंज होना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जो तैनाती है वो सूबाई खुद मुख्तारी के अगेंस्ट है, वो वफाक करता है। ये नहीं होना चाहिए, ये लॉ में तब्दीली होनी चाहिए। और इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी परेशानियां भुगती हैं इस मामले की। कहीं ऐसी ये वजह तो नहीं है कि एक दूसरे को क्लीन चिट जो दी जा रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वफाक को और सबको कि हमारा इत्तेहाद कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए? नहीं, ये तो इत्तेहाद जो है ये इन्होंने शरारत तो ये इसीलिए की थी कि पीडीएम की जो है उसमें फूट पड़ जाए, दरार पड़ जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के फजल से जो है वो आज जो सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से जिस जुर्रत का इजहार उन्होंने किया है और वो बाकायदा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं मरीम नवाज साहबा की, तो उसके बाद तो ये अब तमाम जो है वो शक शुबे और तमाम जो चीज़ें दूर हो गई। मैं समझता हूँ कि आज पीडीएम जितना मजबूत हुआ है इससे पहले कभी नहीं था। बिलावल भुट्टो क्यों नहीं बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो तो कहते हैं आप हमारी बहन, आप हमारी मेहमान, आपके साथ ये हुआ, मजम्मत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं वो? नहीं, उनको नहीं बैठना चाहिए था। क्यों? हाँ, उनको सिंध पीडीएम इत्तेहाद कर रहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो पीपल्स पार्टी चेयरमैन नहीं, वो इत्तेहाद वो हाँ नहीं, चेयरमैन को नहीं बैठना चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बैठना चाहिए था और सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था। मुराद अली शाह साहब को भी नहीं बैठना चाहिए था, जिन्हें बड़ा अफसोस हुआ और जिन्होंने बड़ी मजम्मत की, उन्हें भी नहीं बैठना चाहिए? नहीं, उन्होंने इंक्वायरी होल्ड की है। उस इंक्वायरी में जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला उन अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लेंगे और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो इंक्वायरी अभी हो रही है, तो उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने किन सबूतों की बिनाद पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सेक्टर कमांड के दफ्तर में आईजी सिंध से वारंट गिरफ्तारी पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाया गया? अगर अभी तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इल्ज़ाम पहले लग जाते हैं, सबूत के बगैर ही जो है ना वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। मैं तो कुछ चीज़ें लोग बताते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा। ये उनको बड़े वावसूख ज़राए ने बताया
कि आईजी साहब का ये मौक़िफ़ है, आईजी साहब ने ये कहा और आईजी साहब इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान देंगे अपना। तो जो ज़ुबैर उमर साहब की एक ऑडियो पे बात चल रही है, सुबह से बात हो रही है कि ज़ुबैर साहब भी कह रहे थे आईजी सिंध को अगवा किया गया, उसके बाद उन्होंने इस पर बात ही नहीं की। हाँ नहीं, उन्होंने बात की है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि आईजी साहब को बुलाया गया होगा, प्रेशराइज किया होगा, लेकिन अगवा का लफ्ज़ तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि ये उन्होंने किस पैराए में इस्तेमाल किया होगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि आईजी ने सिंध गवर्नमेंट को ये कहा है कि उसे बुलाया गया और उसे अंडर प्रेशर करके जो है ये सारी कार्रवाई करवाई गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जलसे में उन्होंने तकरीर क्यों नहीं की कल, राना साहब? नहीं, वो सिर्फ उन जलसों में से खिताब करेंगे जिनकी होस्ट मेज़बान PMLN होगी। अच्छा, इसका मतलब है कि कोयटा में जलसे होंगे या दूसरे शहरों में होंगे तो वो बिल्कुल खिताब नहीं करेंगे। कोयटा और पेशावर में अगर पेशावर के जलसे के होस्ट मौलाना फजलुर रहमान है, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि दूसरा होस्ट नवाज शरीफ साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता कि आप हमारे घर आए, हमारे घर आके आप ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें, अपने घर करें, जिन जलसों को आप होस्ट करें वो जिम्मेदारी आप लें। नहीं, फिर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करें ना। मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया तो फिर भी उन्होंने तो बड़े ज़ाब्ते और बड़े लिहाज और बड़े जचे तुझे महदूद अंदाज में बात की है। तो जो मौसम, अगर ये महदूद अंदाज होता तो खुला अंदाज कौन सा होता है राना साहब? नहीं तो फिर कल सुनते ना आप, कल आप तकारीर सुनते, आप तकारीर सुनते नहीं है और उसके बाद आप प्रोग्राम में जो है वो उसके ऊपर तबसरा करना शुरू कर देते हैं। हमने नहीं बुलाया गुजरावाला के, सुन ले बात मुकम्मल होने दे, फिर आपको पता चलेगा। जी, हमने गुजरावाला के जलसे में मोहसिन दावड़ साहब को हमने नहीं बुलाया। कल अगर मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं तकरीर करवाई तो कल मोहसिन दावड़ साहब पीपल्स पार्टी होस्ट थी और उसके वो मेहमान थे। मोहसिन दावड़ साहब ने जो तकरीर की है ना वो मैंने सुनी है, आप अगर सुन ले दोबारा मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूं, वीडियो टेप से वो सुन लेना नहीं सुन तो लेना। तो मियाँ मोहसिन दावड़ ने जो बात की है वो मियाँ नवाज शरीफ की बात को 10 से ज़रब दे दें जो उन्होंने बात की है। ठीक है। अब आप जो अगले जो आप लोगों के जलसे हैं, आपको क्या लगता है गुजरांवाला का जो जलसा था वो तो किसी सूरत भी कामयाब जलसा नहीं था। इससे बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने अकेले जलसे किए हैं, 11 जमातें मिलकर भी उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकी। क्या वजह है कि लोग आप लोगों के साथ निकले नहीं गुजरांवाला में? अगला जलसा जो आप लोगों ने करना है, जिसके होस्ट आप हैं, क्या लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे राना साहब? गुजरांवाला का जो जलसा है वो न सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पंजाब की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड जलसा था। अच्छा। जितने लोग उस जलसे में आए उतने जलसे इससे पहले जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला किसी जलसे में। और इस बात को मासवाए जिन लोगों की ड्यूटी है, जिन लोगों ने अपना बिजनेस चलाना है, चैनल चलाने हैं, उनके अलावा हर बंदे ने इस चीज़ को जो है वो तस्लीम किया जो भी गैर जानबदार है। और एक इस प्रोग्राम की गुजरांवाला की यूनिक ये था कि 8:30 बजे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी। अच्छा। और उससे 3 गुना लोग बाहर मौजूद थे। और उसी वक्त शदरा चौक में मरियम नवाज साहबा थी और वहीं पे यही आलम था लोगों का। उसी वक्त लाला मूसा में बिलावल भुट्टो जरदारी थे और इतना ही मजमा वहाँ पे था। उसी वक्त अब जो है मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से अपने एक बड़े काफिले के साथ जो है वो चले थे। अब देखें रात 2 बजे की आप बात करें कि जी 2 बजे लोग चले गए, तो देखें जो हम वर्कर सपोर्टर होते हैं उनको तो रात 2 बजे की बजाय आप रात या सुबह 6 बजे तक बिठा सकते हैं। जो आम लोग निकल के आए थे, जो आम शहरी थे, वो उसके मियाँ नवाज शरीफ की स्पीच के बाद जो है वो आम शहरी थे, उनमें से जो है वो कुछ लोग चले गए। तो फिर ये तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो है वो आके मरियम नवाज भी देर से पहुंची, लीडर्स देर से पहुंचे और रात 2:30 बजे तक जो है वो बैठा रहे। लीडर्स भी तो देर से पहुंचे। लीडर देर से इसलिए पहुंचे कि वो समझते थे कि हम
2 घंटों में चले जाएंगे, अपना 4 घंटों में चले जाएंगे गुजरांवाला, 1 घंटे का सफर 4 घंटों में चले जाएंगे। तो मरियम नवाज साहब तो 6 घंटों में पहुंची हैं शदरे। इस कदर दुनिया जो है वो बाहर आई और इस कदर लोगों ने उनका जो है वो रिसेप्शन किया। आप जरा सोशल मीडिया पे तो कोई चीज़ें आती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपका। शफकत महमूद साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मज़ार क़ायद पर नून लीग के कारकुनों ने जो किया, जो हुआ वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का जो सारा खेल खेला गया, ये वफाकी हुकूमत की इमा पर खेला गया। अब बात यह है कि जो सिंध पुलिस है, ज़ाहिर है ये वफाक के अंडर तो है नहीं। फिर कहा यह जा रहा है कि आज सिंध को 4 घंटे ये रगमाल बनाया गया, ज़बरदस्ती उनसे वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत करवाए गए। सारा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत भी, नून लीग भी आप लोगों पर लगा रही है, वफाक पर लगा रही है। क्या कहेंगे सर आप? ये कोई अलफ लैला की कहानी लग रही है मुझे कि जी आईजी को अगवा कर लिया। आईजी को छोटा सा अफसर है जिसको कोई उठा के ले गया। असल बात ये, और साथ ये कहते हैं करना भी नहीं चाहिए था। ये जरूर है कि एक शहरी ने FIR दर्ज कराई है, और लेकिन पुलिस का फर्ज था, और हमने भी जो मैनेजमेंट कमेटी है मज़ार की, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी कि ये बेहुरमती हुई है मज़ार की, और ये जो मज़ार के जो मुख्तलिफ जो एक्ट हैं उनके मुख्तलिफ शिकें जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, और 3 साल की सज़ा है इसके अंदर। तो उसके अंदर और पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी एम्बेरस्ड है, उन्होंने ये वाक़या हो गया और उससे उनको लग रहा है कोई इत्तेहाद खतरे में पड़ गया। अब क्वेश्चन इज कि या तो वो अंदर खाने हमले कर रहे हैं नून लीग पे, और दूसरी तरफ ये है कि वो अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो मरीम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि मुझे 1% भी शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो के कहने पर या सिंध हुकूमत के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है? एक तरफ आप इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी शामिल है, दूसरी तरफ आप देखें कि अपने आप को वो डिस्टेंस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, या नवाज शरीफ जो बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के खिलाफ जो उनका एक बयानिया उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि कराची जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर करने की भी जो है ना वो इजाज़त नहीं दी गई, उनकी तबीयत ख़राब थी जो कहा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है ये दोनों तरफ से डबल गेम हो रही है? पीपल्स पार्टी इत्तेहाद भी चला रही है और साथ साथ जो है ना वो आज की कार्रवाई को आप देखें। ना, मुझे नहीं पता उसको डबल गेम कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, पुलिस सिंध गवर्नमेंट के मतहत है, और ये कैसे मुमकिन है कि सिंध पुलिस जो है वो हमला करे बकौल उनके हॉस्पिटल जो होटल जाए वहां पे जाके उनको अरेस्ट करे, और बड़े प्यार से अरेस्ट किया। कोई जो वीडियो नजर आई है, इसको डबल गेम कह लें, इसको जो मर्जी, लेकिन डेफिनेटली अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। शफकत महमूद साहब, ऑपोजिशन की जो मौजूदा तहरीक है, जाहिर है वो हुकूमत पर प्रेशर डाल तो सकती है, लेकिन जलसों से, धरनों से जाहिर है हुकूमतें नहीं गिरा करती। 2014 में आप लोगों ने भी धरना दिया, इस्तीफे का मुतालबा किया, आप लोग नून लीग की हुकूमत से इस्तीफ़ा नहीं ले सके। 126 दिन का आप लोगों ने जो धरना दिया। आप नहीं समझते इस वक्त जो हुकूमत को हकीकी चैलेंज है वो आटा, चीनी, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है? ऑपोजिशन के जलसों से अफरा तफरी मचे ना मचे, आपको नहीं लगता कि अफरा तफरी अगर इन वजूहात की बिना पर लोग बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए? देखिए जी, हुकूमत को खतरा तो नहीं है, लेकिन महंगाई के मसले को हल करना हमारी अव्वलियत जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने जलसे हमने किए हैं इतने कभी किए हैं किसी ने, तो हुकूमतें गिरा नहीं करती, और ना ही कोई ऐसा चांस है, और ना ही महंगाई की वजह से कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारा अवली फर्ज है कि हम महंगाई जो है उसका कुछ हल करें, और आज मिनिस्टर उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं,
और अभी हमारी टोटल फोकस है वो महंगाई, और ख़ास तौर पे इसलिए कि बड़ी अजीब बात है कि ओवरऑल महंगाई जो है वो बड़ी कंट्रोल में है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने जो है वो बहुत महंगी हो रही है, और उसमें हमें कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नज़र आती है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मिसमैनेज भी नज़र आती है। सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ी देर कर दी अपने गोदामों से गंदम रिलीज करते हुए, उसका भी फर्क है। बाद चीनी की ऑफ टेक पंजाब में 1 महीने में डबल हो गई, और डबल हो के पता नहीं वो चीनी किधर गायब हो गई। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में। अच्छा शफकत महमूद साहब, इमरान खान साहब ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करने की अब बात की है कि आप देखते हैं इनको प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे मिलते हैं, टाइगर फोर्स कन्वेंशन से जब वो खिताब कर रहे थे, क्या उनका इस्तेहकाक है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना? ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक होता है, तो वो कैसे ये बात कर सकते हैं? ऑर्डर का क्लियरली स्पीकर की जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर पार्टी लीडर प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात करें तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। रियल वर्ल्ड में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कि देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ ने बातें की हैं, जिस तरीके से उसने हमारी फौज को है, जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाया है, तो ये गुस्सा दिलाने वाली बातें हैं। मुझे खुद बड़ा गुस्सा आया, सारे पाकिस्तानियों को गुस्सा आया कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप सियासत चमकाएं, आप पीटीआई को जितना मर्जी बुरा कहना चाहते हैं कह लें, और लेकिन अब एक अदारे को और एक कौमी अदारे को इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो जो गुस्सा दिलाने वाली बातें थी और हैं। और तो फिर अगर एक पार्टी दुश्मन का बयानिया लेकर मुल्क में चल रही है, दुश्मन के बयानिए को आगे बढ़ा रही है, जो आप भी कह रहे हैं ये बात, तो फिर क्या ऐसी जमात को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए? फिर दुश्मन का बयानिया ना चल सकता है, ना इसकी इजाज़त होनी चाहिए, ना बात होनी चाहिए। बात पे पाबंदी तो एक बहुत ही मैं किसी इस हक पे नहीं किसी जमात पे पाबंदी लगे, लेकिन नवाज शरीफ जिस तरीके से गए हैं, अब तो लगता है कि एक फ्रॉड था जिसके जरिए वो गए हैं, तो उनको एंटी पाकिस्तान बातें जो है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया हुआ है, उसका उनका हिसाब किताब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, आपको नहीं लगता इस वक्त जो सिचुएशन है ये अनारकी की सिचुएशन है? पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, नंबर 1, नंबर 2, कराची जलसे में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी होती है, पीपल्स पार्टी एक तरफ मजम्मत करती है, दूसरी तरफ जो है ना वो लाताल्लुकी का इजहार करती है, हुकूमत उनकी है, पुलिस उनकी है, पुलिस उनके अंडर आती है। ज़ाहिर वफाक तो बैठ के सिंध को हुकूमत की जो कंट्रोल नहीं कर रहा, सिंध पुलिस को कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत को एफआईआर का इल्म नहीं है, किसने एफआईआर काटी, किसने ये खेल खेला, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? देखिए शाजिया, एक मसलन इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान अगवा हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे पता नहीं है। फिर इसी तरह इस मुल्क में बहुत कुछ हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो टीवी से पता चला। तो अगर किसी मुल्क में जो पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वहाँ पे अगर एक वज़ीर आला के इल्म के बग़ैर इस तरह की चीज़ हो गई तो फिर कोई वो यानी हमारे लिए इतना अनहोना नहीं होना चाहिए। असल मसला ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इस वक्त पाकिस्तान को एक्सटर्नल महाज पे भी और इंटरनल महाज पे भी शदीद चैलेंजेस का सामना है। हमारे जो है चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुकात में वो तनाव आ गया है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के बारे में हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि वहाँ पे अब अमन व अमान होगा, लेकिन मुझे तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। टीटीपी दोबारा रिग्रुप हो गया और कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता
कि जब वो कोई न कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। पहले पाकिस्तान को सिर्फ अपने दुश्मनों का सामना था, अब सीपेक की वजह से जो चीन के दुश्मन हैं वो भी पाकिस्तान के दरपेद हो गए, और वो जाहिर बात है कि अमेरिका और हिंदुस्तान जैसी क़ुव्वतें भी हैं। कश्मीर हमसे मोदी ने हड़प कर लिया, और दूसरी तरफ दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ की कश्मीरियों में बेचैनी पाई जाती है। आप अगर इंटरनल महाज पे आ जाएं तो एक तो अमन व अमान की सबसे बड़ी दुश्मन गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी हुआ करते हैं, और आप जानती हैं कि वो तीनों पीक पे पहुंच गए हैं। जब लोगों के बच्चे भूखे हों तो उसके लिए फिर वो डाके भी डालते हैं, उसके लिए फिर वो दूसरों के घरों पे भी हमलावर होते हैं, वो सब कुछ करते हैं। अब इन सब के होते हुए तो होना ये चाहिए था कि पूरी पाकिस्तानी कौम यक ज़बान बन जाती, यक आवाज़ बन जाती, और ज़ाहिरी बात है कि कौम को सिर्फ हुकूमत में आने वाली पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती, कौम को मैं आपको यहाँ पे कट कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरी कौम यक जुबान हो जाती, एक हो जाती। कैसे? ऑपोजिशन के जलसों में मिलकर उनके साथ बाहर निकलकर यक जुबान हो जाती, ये मतलब है आपका? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस रियासत के गर्दाब में फंसे हुए बेड़े को पार करने के लिए कौम को एक ज़बान होना चाहिए था। तमाम इदारों को भी, सिविल मिलिट्री इदारों को भी एक ज़बान होना चाहिए, और तमाम सियासी अनासर को भी एक ज़बान होना चाहिए। अब ये काम करना था, या ये काम हुआ करते हैं हुकूमतों का कि वो ब्रिज का किरदार अदा करती है, वो इदारों के लिए हुकूमतें ढाल बनती हैं। हमें एक ऐसी हुकूमत से पाला पड़ा है कि जो इदारों के लिए ढाल बनने की बजाय इदारों को ढाल बनाती है, और जो इदारों और अपोजिशन के दरमियान हम आहंगी को पैदा करने की बजाय उस हुकूमत को अपनी बका उनको लड़ाने में नज़र आती है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान के इदारों ने भी कोशिश की और अपोजिशन ने भी कोशिश की कि वो अपने ताल्लुकात को नॉर्मल सिचुएशन में ले आए। उनकी अपनी मजबूरियां हैं या मुल्क की खातिर वो कर रहे थे, लेकिन हर मर्तबा इमरान खान साहब ने उसको सबूताज किया। तो जब एक वक्त में हुकूमत वक्त वो इदारों को और अपोजिशन को लड़ाना चाहती हो तो फिर सलीम साफ़ी साहब, हुकूमत की कमज़ोरियाँ, नाकामियाँ, नाअहलियाँ ये अपनी जगह, यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। हुकूमत सब कुछ को अच्छा नहीं कर रही है, बिल्कुल गुर्बत है, बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऑपोजिशन इस मुल्क में क्या कर रही है? आप ऑपोजिशन की तकरीरें जलसों की उठा के देख लें, कितना वक्त वो जो है ना वो महंगाई पर बात करते हैं, कितना वक्त वो बेरोज़गारी पर बात करते हैं, और कितना वक्त वो इमरान खान की तकरीरों के जवाब में बात करते हैं। यहाँ तो लग रहा है जवाबुल जवाब चल रहा है। पीडीएम जलसे करती है, जो है ना इमरान खान अपना फ़र्ज समझते हैं जवाब देना, उधर से वो कोई बात करते हैं, ऑपोजिशन फ़र्ज समझती है जवाब देना। अवाम के मसाइल की बात कर कौन रहा है? कोई नहीं। देखिए, आपके प्रोग्राम में भी शायद पिछले 2 सालों के दौरान मैं कई मरतबा अपोजिशन के बारे में ये कह चुका हूँ कि उसको अपोजिशन कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है। उनकी कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं थी, या उनके केसेस की मजबूरी थी, या वो मुल्क की खातिर ऐसा कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से मोहलत इस अपोजिशन ने इस हुकूमत को दी, इतनी ताबेदार अपोजिशन, आप तो महंगाई वगैरह की बात कर रही हैं, वो किसी भी इशू पे वो बात करने को तैयार नहीं थी, वो बल्कि अपोजिशन में जाने के लिए तैयार नहीं थी। ना पीपल्स पार्टी अपोजिशन बनना चाहती थी, ना मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बनना चाहती थी, ना ANP, ना कोई और मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान चकजई साहब और ये लोग इसलिए मजबूरन खामोश बैठ गए थे क्योंकि अपोजिशन में कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर आपने देखा कि अगर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए कानून साजी की ज़रूरत थी तो मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया और पीपल्स पार्टी ने भी उसको वोट किया। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए? तो वो मुनाफिकत की फिर नून लीग ने लंदन में बैठ के जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आप इदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, एक तरफ आप वोट देते हैं, दूसरी तरफ आप मुल्क से बाहर बैठ कर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मुनाफिकाना रवैया है। क्या सही था? जो लंदन में बैठ के कर रहे हैं, जो वोट दिया वो सही था? उन्होंने जो मुसालहाना बल्कि किसी हद तक गुलामाना रवैया अपना रखा था पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के दौरान,
और मैं और आप भी रोज़ाना नवाज शरीफ को भी ताना देते थे और मरियम नवाज़ को भी ताना देते थे और शहबाज शरीफ को भी ताना देते थे, लेकिन उसके बावजूद क्या इस हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया? क्या ये हुकूमत के लोग रोज़ाना उनको ताने नहीं देते थे? क्या ये हुकूमती लोग रोज़ाना उनको इश्तियाल नहीं दिला रहे थे? और ये जो मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं कि देखिए इस मुल्क में हर बंदा, उसकी पहली चीज़ उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है, और अपोजिशन हमेशा वो हुकूमत को इश्तियाल दिलाती है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, लेकिन हुकूमत वक्त का ये काम होता है, वो बाप की मानिंद होता है, वो मुफाहमत की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो इश्तियाल में आने वालों का इश्तियाल ठंडा करता है, ना कि उनको इश्तियाल दिलाए। इधर मामला उल्टा है। आपने देखा था कि कितने दिन इसी पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ के इमरान खान साहब वो चोर, गाली, ये वो सब कुछ कर रहे थे। सिविल नाफरमानी से बड़ा कोई जुर्म तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान भी किया। बिल्कुल। फिर उन्होंने आके बिजली के बिल जलाए। उन्होंने लोगों से कहा कि आप टैक्स न दें, अपने रेमिटेंसेस को हुंडी के जरिए भेजें, लेकिन क्या उनको गिरफ्तार किया? क्या? क्योंकि हम तनकीद करते रहे, लेकिन हुकूमत इस ज़ब्त से काम लेती है। जिससे पहले जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो गिलानी साहब ने न सिर्फ ये कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि गिलानी साहब ने कई मरतबा फौज को और अपोजिशन को और पार्लियामेंट को आमने सामने ला के बिठा दिया। साफी साहब, आप क्या समझते हैं इन दोनों FIRs का वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत पर? आप समझते हैं मनफी असर पड़ा है, उनको इससे फ़र्क पड़ेगा, उनकी शख्सियत का गलत तासुर जाएगा? जाहिर बात है, जब एक दिन पहले मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं इनके साथ ये कुछ करूंगा, और मैं अब जो है नया इमरान खान उनको मिलेगा, और अगले दिन ये कुछ हो जाए और वहाँ पे उनके पार्टी के ओहदेदार वो उस चीज़ को ऑन भी कर रहे हो और वो खुद उस चीज़ को परसू भी कर रहे हो, तो आप उनको जिम्मेदारी से कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजिया अलीम साफ़ी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबे CPAC को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए हुकूमत ने CPAC अथॉरिटी कायम की थी, लेकिन अब खबर यह है कि अब ये अथॉरिटी तहलील हो चुकी है। ज़राए का ये दावा है कि वफाकी हुकूमत CPAC अथॉरिटी का कानून मुकर्ररा मुद्दत में मंजूर नहीं करवा सकी और CPAC अथॉरिटी अक्टूबर 2019 से ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम कर रही थी। ऑर्डिनेंस की मुद्दत 31 मई 2020 को ख़त्म हो गई थी, लेकिन कानूनी गुंजाइश निकाल कर CPAC अथॉरिटी के लिए मज़ीद 120 दिनों की तौसीक की गई थी, जबकि अब ये जो तौसी है इसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। और इस तमाम अरसे के दौरान अब ये लाजिम था कि कौमी असम्बली से CPAC अथॉरिटी का कानून मंजूर करवाया जाता, लेकिन हुकूमत इसमें नाकाम रही। ज़राए का ये भी दावा है कि अब हुकूमत ने CPAC अथॉरिटी के लिए नया कानूनी मुसव्वदा तैयार किया है, जिसके तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CPAC अथॉरिटी का ओहदा ख़त्म करने का फैसला किया गया है। नए कानूनी मुसव्वदे के मुताबिक CPAC अथॉरिटी वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की बजाय वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी, मेंबरान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और रिसर्चर्स की अच्छी नीयत पर मबनी इक़दामात के खिलाफ नैब, FIA या कोई और इन्वेस्टिगेटिव इदारा इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक नए कानूनी मुसव्वदे में यह भी शामिल किया गया है कि CPAC अथॉरिटी में फैसला कुन किरदार के लिए चेयरमैन के वोट का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि अथॉरिटी का CPAC बिजनेस काउंसिल कायम करने का इख्तियार ख़त्म करते हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इख्तियार देने का फैसला किया गया है। CPAC अथॉरिटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा और CPAC फंड्स वजारत ख़जाना की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक कायम होगा, जिसके तहत वजारत ख़जाना अखराजात पर नज़र रखेगी। लेकिन यह कानून साजी का अमल कब तक मुकम्मल होगा और CPAC के जारी मंसूबे पर और उस वक्त तक कौन नज़र रखेगा, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत नई कानून साजी कर रही है, पहले ये मामला ऑर्डिनेंस के तहत चलता रहा, अब हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली में कानून साजी करवाई जाए। अपोजिशन हमारी सड़कों पर है, वो धरनों की, लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसे हुकूमत ये काम असम्बली से करवाएगी? अब
शादी ये बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन अमर है कि मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर तस्वूर किए जाने वाला सीपेक मनसूबा, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो आपको याद होगा कुछ वज़रा ने ऐसे बयान दिए थे, बिलखसूस रज़ाक दाऊद साहब ने, और एक तासुर भी था और ग्राउंड के ऊपर भी ऐसा लगता था जैसे सीपेक के ऊपर काम रोक दिया गया है। या अगर रोका नहीं गया तो अमली तौर के ऊपर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। मीडिया के अंदर भी आवाज़ें उठी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की कि सीपेक मनसूबे हुकूमत की पहली तरजीह का हिस्सा हैं। और हमने देखा कि फिर उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया 5 अक्टूबर 2019 को, जिसके तहत सीपेक अथॉरिटी कायम की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अथॉरिटी ने बहुत एफिशिएंटली काम करने का सिलसिला शुरू किया और ML1 मनसूबा जो तकरीबन अब 7 से 8 अरब डॉलर का कंसीडर किया जा रहा है, जिसकी कीमत बाद में कम हुई, कराची से पेशावर तक वो मनसूबा जिसमें एक दिन के अंदर सुबह से शाम तक आप कराची से पेशावर के दौरान दरमियान सफ़र कर सकेंगे। और एक बहुत अहम मनसूबा है पाकिस्तान के रेलवे को दोबारा से फाल करने के लिए। इसी तरह इकनॉमिक जोन के मनसूबों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, एक तो G2G आप अरेंजमेंट करते हैं, आप एक बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कोऑर्डिनेशन के लिए भी अब बाजवा साहब ने इकदाम उठाए। तो फास्ट ट्रैक के ऊपर ये मनसूबे आगे चलने शुरू हुए थे। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं उसमें से उनको निकाला गया। लेकिन हम हैरान होते हैं कि हुकूमत की तरजीहात का आलम यह था कि अक्टूबर से ऑनवर्ड मई तक उनके पास टाइम था कि आप इसको पार्लियामेंट, इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में जाके उसकी कानून की हैसियत दिलवाते, नहीं दिलवाई। फिर 31 मई के बाद उसको 120 दिन की मजीद कानूनन जो उसको एक्सटेंशन मिल सकती थी ऑर्डिनेंस को, वो मिली और वो भी लैप्स हो गई। इस वक्त अमली तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर सीपेक अथॉरिटी गैर फाल हो चुकी है, काम बंद है। और अब हुकूमत को ख्याल आया कि जो एक बिल पेंडिंग है कौमी असम्बली में, वजारत कानून ने कहा कि आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस के अंदर कानून था उसमें हुकूमत ने बहुत सी अब तरमीम कर ली हैं। और आज वफाकी हुकूमत की हदायत के ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस जो एक कमेटी कायम की गई है, उस कमेटी का इजलास हुआ और हमें इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि उसने नए कानून का मसवदा मंजूर कर लिया है, जो कि अब जाएगा वफाकी काबीना में तौसीक के लिए और फिर जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज हैं, उसकी हमने जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नए कानून के अंदर बहुत सी तरमीम की जा रही हैं, जिसके अंदर अथॉरिटी के इख्तियारात भी कुछ कम हो रहे हैं और चेयरमैन के इख्तियारात भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये होता बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और अब जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी वो होगी चेयरमैन के पास। और चेयरमैन के पास एक बहुत अहम एक फैसला करने का इख्तियार था कि अगर अथॉरिटी ने फैसला करना है और किसी फैसले के ऊपर वो मेंबरान की जो ओपिनियन है वो टाई हो गई है, तो फिर चेयरमैन का जो वार्ड था वो फैसला कुन किरदार अदा करता था कि ये मनसूबा करना है, इसके किसी अहम काम की मंजूरी होनी या नहीं। लेकिन अब वो इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जिनके पास एक और अहम इख्तियार था, जो बिजनेस कौंसल तश्कील देते थे, वो इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। अब वो बिजनेस कौंसल तश्कील देगी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसको नोटिफाई भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगी। और सीपेक अथॉरिटी जो है अब रिपोर्ट जो करेगी मामलात के बारे में वज़ीर आज़म को करेगी, वजारत मनसूबाबंदी को अब वो रिपोर्ट करने की मजाज नहीं होगी, ये भी तरमीम की गई है, राइट? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये इन दस्तावेज में शामिल है कि अब इनकी जो रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी थी, पहले वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की थी, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ एक और इसके अंदर तरमीम शामिल की गई जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी, मेंबरान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दीगर उनके रिसर्चर्स और बाकी जो टीम है, उनके अगर वो कोई अच्छी नीयत के साथ फैसला करते हैं, कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका इख्तियार नैब, FIA या कोई और इदारा उनके खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकेगा। उनको इम्यूनिटी दी गई है, वो भी इस नए कानून में शामिल की गई है। इसके साथ साथ ये मेरी बात सुनिए, अच्छी नीयत के इक़दामात के खिलाफ अच्छी नीयत होगी तो जाहिर है ये तरमीम की क्यों जरूरत पेश आई? अगर कोई इक़दामात अच्छी नीयत से कर रहा है तो ये शिक रखने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर कोई अच्छी नीयत से कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ भाई कोई एक्शन क्यों लेगा? इसकी क्यों जरूरत पेश आई? एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल एक आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान को और दीगर स्टाफ को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, जहां आजकल हम देखते हैं कि नैब जिस तरह से एक्टिवली कार्रवाइयाँ कर रहे हैं,
ब्यूरोक्रेसी के अंदर उस दिलजोई से काम करने का रुझान नहीं दिखाई देता। लास्ट क्वेश्चन, इस अथॉरिटी के जब तक ये कानून साजी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता, अभी कैबिनेट के पास मंजूर होगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, तो तब तक जो सीपैक के अथॉरिटी के तहत जो मंसूबे चल रहे हैं उनको लुक आफ्टर कौन करेगा? फिर देखिए, वो डेफिनेटली वो मंसूबे सुस्तरवी का शिकार होंगे, चूंकि सीपैक अथॉरिटी कानूनी और अमली तौर के ऊपर अब गैर फाल हो चुकी है। और नया कानून की मंजूरी के लिए जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमत को जिन मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे मौके के ऊपर अपोजिशन की राय हासिल करके वो इसको अप्रूव करा सके। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ जो कवानीन मंजूर करवाने थे, ज्वाइंट सेशन कॉल करना पड़ा, उन्होंने मंजूर करवाए। मेरे ख्याल में प्रायोरिटी के ऊपर इस कानून को पहले ही पास करवा लेना चाहिए था कि अथॉरिटी किसी सूरत खैर फाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की लगता है कि तरजीहात में ये शामिल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।